हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल के बारे में। क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो इसमें क्या जानेंगे दोस्तों, जो ट्राइबल थे, जो जनजाति, जो आदिवासी थे और जो दिकुश, जो बाहर से आउटसाइडर थे, उनके बारे में जानेंगे। और उनके विजन क्या थे, वो कैसे रहते थे जंगलों में, कैसे अपने जीवन यापन करते थे जंगलों में, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो जैसे कि एक बिरसा नाम का व्यक्ति है, वो एक दिन जंगलों में घूमता रहता है और वो छोटांगपुर का रहने वाला है, झारखंड का। तो लोगों ने उसको देखा और लोगों को ये लगता है कि इसके पास कुछ चमत्कारिक पावर है जिससे ये हमारी समस्याओं को दूर करेगा और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, पॉइंट वाइज क्या दे रखा है इसके बारे में। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and village of Chotangpur in Jharkhand. तो 1895 में एक बिरसा नाम का व्यक्ति है जो जंगलों में घूमता रहता है और ये छोतांगपुर गांव का रहने वाला है, जो कि अभी झारखंड राज्य में स्थित है ये जगह। पीपल सेड दैट ही हैड मिरेकल्स पावर। तो लोगों का ये मानना था कि इसके पास चमत्कारिक पावर है। ही कुड क्योर ऑल डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। और ये बीमारियों का इलाज कर सकता है, मल्टीप्लाई ग्रेन कर सकता है, जो अनाज है, खेत है, उसको बढ़ा सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल फ्री। और बिरसा को ये विश्वास था, अपने आप को घोषित कर दिया कि ईश्वर ने हमको चुना है ताकि हम लोगों को बचाए और उनके जो समस्या उसको दूर करें। और बाहरी जो लोग हैं या बाहरी जो उन पे आक्रमण करने वाले, उनसे मैं इनको बचाऊं। उनका वो अपने आप को एक भगवान का वरदान समझता था या भगवान ने उसको चुना है, वो ये समझता था, जो बिरसा था। Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan. God had come to solve all their problems. तो लोगों का विश्वास बढ़ते गया और लोगों ने उसको फॉलो करने लगा और बिरसा को एक भगवान के रूप में मानने लगा। और लोगों का भी ये विश्वास था कि ये हमारे समस्याओं को दूर करेगा। और यहाँ तक कि ये नहीं, सिर्फ उसी के जो कम्युनिटी, उसी के जो जाति थे, वो ही इसको फॉलो नहीं करते थे, बल्कि जो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो दूसरे जनजाति थे, जो दूसरे आदिवासी थे, वो भी इसको फॉलो करने लगे। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडा, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटांगपुर। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा फैमिली में होता है। एक मुंडा जो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता है, उस परिवार में इसका जन्म होता है, जो छोटांगपुर में रहते हैं। बट हिज फॉलोअर इंक्लूडेड अदर ट्राइबल ऑफ द रीजन, संथाल एंड ओरावंस। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, उसका जो अनुयायी थे, जो उसको फॉलो करते थे, वो सिर्फ उसी के कम्युनिटी के नहीं थे, वो दूसरे कम्युनिटी से भी उसको लोग फॉलो करते थे। सम वेयर झूम कल्टिवेटर्स, और जो कुछ थे उसमें जो झूम कल्टिवेटिंग का काम करते थे। तो चलिए, झूम कल्टीवेटर क्या होता है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो झूम कल्टीवेशन अक्सर दोस्तों आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाएगा, जैसे कि सिक्किम या जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनमें पाया जाएगा। तो इसमें होता क्या है झूम कल्टीवेशन में, ये जैसे छोटे से जो जमीन के टुकड़े होते हैं उस पर खेती करते हैं, और जब अनाजें पक जाती है तो उसको काट पीट के और उसको क्या करते हैं, जो बचे जो जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, ये लोग जला देते हैं और इसी तरह जला के छोड़ देते हैं कुछ सालों तक, और फिर दूसरे जगह चले जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। तो चलिए इनमें देखते हैं क्या दे रखा है। झूम कल्टीवेशन दैट इज ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। दिस वॉज डन इन ए स्मॉल पैचेस लैंड, मोस्टली इन अ फॉरेस्ट। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि ये छोटे से जो जमीन के टुकड़े होते हैं, और ये जैसे अक्सर जंगलों में पाया जाता है। जंगलों में जो छोटे छोटे जो ये लोग खेत
के रखते हैं, उस पे ये खेती करते हैं। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड्स एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट कल्टीवेशन। और ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो ट्री जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके जो कुछ पार्ट्स को काटते हैं ताकि जो सनलाइट का रोशनी हो, जो सूरज का किरण हो, वो उनके अनाज पे पड़े और वो आसानी से खेती कर ले। और जब जो अनाज ये काट लेते हैं तो ये जो नीचे जो पार्ट जो बचे थे उसको जला देते हैं ताकि वो जमीन को फिर फर्टाइल कर सके, और इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। Once the crops was ready and harvested, they moved to another field. और जैसे जब वो अनाज रेडी हो जाता है जिसको काट पीट के वो रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे फील्ड पे चले जाते हैं। A field that had been cultivated once left fallow for several years. और जब जिस जमीन पे वो एक बार खेती कर लेते हैं उसको कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। Shifting cultivators were found in the hilly and forest tracts of northeast and central India. तो जैसे दोस्तों मैंने बताया, ये अक्सर कहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेटर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको हिली रीजन जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें पाए जाएंगे। और कौन से स्टेट में पाए जाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के साइड है, जो सेंट्रल इंडिया है, इसमें पाए जाएंगे, जैसे असम, मिजोरम, ये सब जो स्टेट है ना, वहाँ पे ये सब खेती देखने को मिलेगा आपको। सम वेर हंटर्स एंड गैदर्स, और जो कुछ जो ट्राइबल ग्रुप थे वो क्या थे, उनमें जो शिकार भी करते थे, जो जानवरों को शिकार करते थे और उन्हीं से अपना खाना पीना और जीवन यापन करते थे। और जो कुछ थे जो जंगलों का जो प्रोडक्ट था, जैसे फल फ्रूट, ये उन पे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इन मैनी रीजन ट्राइबल्स ग्रुप लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बहुत से क्षेत्र में क्या था, जो ट्राइबल थे वो जानवरों को शिकार करते थे, और कुछ थे जो जंगलों का जो उत्पादन चीज था उस पर डिपेंड होते थे। दिस सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और ये जंगलों को किस रूप में देखते थे दोस्तों, इनका जीवन, ये इनका में जीवन यापन करने का जो अनिवार्य चीज था वो जंगल ही हुआ करता था दोस्तों। द खोन्स वेयर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। जो खोन्स जनजाति है, जो जाति है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, उड़ीसा में दोस्तों। जो उड़ीसा के जंगल है उनमें पाए जाते हैं और इनका कम्युनिटी उसी में रहता है दोस्तों। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पालस फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ एंड लेदर। तो जो ये लोकल जो वीवर थे, जो बुनाइयों का काम करते थे, जो चमड़े का काम करते, लेदर वगैरह का काम करते थे, वो अक्सर खोन्स हुआ करते थे। और इनको जब कुछ डाई करने के लिए या कलर करने के लिए चाहिए होता तो वो फ्लावर कहाँ से लेते थे, और जो कुसुम पालस फ्लावर है उसी से ये क्या करते थे, क्लॉथ को या लेदर को ये कलर करते थे दोस्तों। मनी लेंडर गेव लोन्स विथ विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स। तो उस टाइम के जो मनी लेंडर थे, जो पैसे देते थे उनको लोन के तौर पे, जो बड़े जमींदार या बड़े पैसे वाले थे, जो पूंजीपति वाले थे, वो उनको किसको, जो ये ट्राइबल थे, जो जनजाति थे, उनको देते थे। जो आदिवासी थे उनको कैश पैसे देते थे लोन पे, ताकि इनकी जो जरूरत है वो पूरा होती था दोस्तों। एडिंग टू व्हाट दे अर्न, बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई। तो ये जो पैसे देने वाले थे, जो मनी लेंडर थे, ये क्या करते थे, पैसे तो देते थे इनको, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ऑफ्टन मिंट डेट एंड ओवरड्यू। तो इससे क्या होता था, वो भारी भरकम ब्याज चुकाते थे, और इसके कारण क्या होता था, जो इनका मार्केट था उसका स्थिति अच्छा नहीं हो पाता था, और ये कर्ज में ही डूबे और गरीबी में डूबे रहते थे दोस्तों। सम हर्डेड एनिमल्स, मेनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल। तो कुछ जो जनजाति थे, जो कुछ जो ट्राइबल जनजाति और आदिवासी लोग थे, वो क्या करते थे, वो जानवरों को पालते थे और उन्हीं के प्रोडक्ट्स पे अपना जीवन यापन करते थे, और उसी को बेच के वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। They were pastoralists who moved with their herds, cattle or sheep according to the season. और जो कुछ थे ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे
सीजन के हिसाब से ये अपने जगह चेंज करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक जगह जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे इनके कैटल्स के लिए इनको जो पास्चर लैंड होता है, जिसमें चराने के लिए इनको अपने जानवरों के लिए घास मिल जाते थे आसानी से, वहां पे ये कुछ समय तक रहते थे। जब वहां के घास झाड़ पात ये खत्म हो जाता था तो फिर दूसरे जगह मूव कर जाते थे दोस्तों, और इस तरह अपने कैटल्स को ये सीजन के हिसाब से पालते थे। When the grass is one place was exhausted, they moved to another region. तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि जब एक जगह का जब घास खत्म हो जाता था, अब इनको जानवरों के लिए दिक्कत हो जाती तो ये दूसरी जगह चले जाते थे। द फैन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लाबिडस ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर कैटल हर्डर्स। तो जो ये जो वन गुजार्स है जो पंजाब के और जो लाबाडिस है ये आंध्र प्रदेश के, ये क्या अक्सर क्या है, ये कैटल हर्डर्स है, ये जानवरों को पालते थे। द गथाथिस ऑफ कुलूस वर सेफर्ड एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेड गोड्स। तो जो गधाथिस थे कुल्लू के और जो सेफर्ड थे जो हिली रीजन के जो आदिवासी थे, और बकरवाल्स जो कश्मीर के जो ये बकरे भेड़ बकरी ये पालते थे, ये वहां के जनजाति थे दोस्तों। यहाँ पे एक इमेजेस है दोस्तों, इमेजेस से भी हम बहुत चीज समझ सकते हैं। ये जनजाति है जो कुछ कपड़े वगैरह लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो इनके साथ ये डॉग भी है दोस्तों, ये भी देखा जा सकता है। ये रेडी शुरू से लोगों ने डॉग को पालना, और जो जानवर था डॉग पिग्स ये सब लोग शुरू से ही पालते थे दोस्तों, और अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह इसको भी लेकर जाते थे। तो इस तरह था उस टाइम का इनका जीवन दोस्तों, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का उनका जीवन काल होता था। A time to hunt, a time to sow, a time to move to a new field। तो एक इनका टाइम था जिसमें वो शिकार करते थे, एक टाइम था जिसमें वो बीज डालते थे, एक टाइम था जो फिर वो नए फील्ड पे चले जाते थे। Warrior Elwin, a British anthropologist who lived among the Baigas and Khons of central India for many years in 1930s and 1940s, give us a picture of what this calendar and division of talks was like the he writes। तो एक वेरियर एल्विन थे जो ब्रिटिश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बाइगाज और जो खोंड आदिवासी के लोग थे उनके साथ उन्होंने बहुत सालों तक रहा। जैसे 1930 से लेके 1940 तक उन्होंने उनके साथ जीवन गुजारा, और उन्होंने एक पिक्चर बताया, एक उनका जो कैलेंडर हुआ करता था उस टाइम का, उनके बारे में उन्होंने लिखा कि ये इनका जो सीजन होता है वो कैसे ये लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए जानते हैं नीचे किस हिसाब से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इन चैत वुमेन वेंट टू क्लियरिंग टू कट स्टॉक्स दैट वेर ऑलरेडी रेप्ड। तो जो चैत का जो महीना होता था तो उनमें महिलाएं क्या करती थी, जो जाती थी और जो बड़े बड़े हार या पात वाले जो घास हो जाता था उसको काटती थी, और जो उनमें जो पुरुष थे वो क्या करते थे, वो पेड़ों को काटते थे, और फिर उनका जो रिचुअल काम था, जो संस्कृत जो शुरू से चला आता था हंटिंग का, वो भी काम करते थे, जो शिकारी का काम था वो भी करते थे दोस्तों। द हंट बिगेन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। और ये जो शिकार का जो काम था दोस्तों ये कब करते थे, जब ये फुल मून होता था उस टाइम करते थे दोस्तों। ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वर यूज टू हंटिंग। और जो ट्रैप बनाते थे, जो बैम्बू बांस होता है उससे उसका इस्तेमाल करके ये ट्रैप बनाते थे और उससे जानवरों का शिकार करते थे। द वुमन गैदर फ्रूट्स लाइक सागो टमारिंड एंड मशरूम। और जो महिलाएं थी वो क्या इकट्ठा करती थी, जो फ्रूट था वो, जो सागो होता था वो, और मशरूम ये सब इकट्ठा करती थी। बाइगा वुमन कैन ओनली गैदर रूट्स और कंडा एंड महुआ सीड्स। तो जो बाइगा ट्राइबल का जो महिला थी वो सिर्फ क्या इकट्ठा करती थी, जो कांडा का जो रूट हुआ वो, जो महुआ का जो सीड होता था, जो बीज होता था उसको इकट्ठा करती थी। ऑल ऑफ आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया
द बाइगर्स वर नोन एज द बेस्ट हंटर। तो ये जितने आदिवासी थे जो सेंट्रल एशिया का, तो इनमें से जो बाइगर्स थे वो इनको इनको सबसे बेहतर माना जाता था शिकारियों में, जो सबसे अच्छे शिकार करते थे दोस्तों। इन बैसाख द फायरिंग ऑफ फॉरेस्ट टुक प्लेस, द वुमेन गैदर अनबर्न्ड वुड टू बर्न, मेन कंटिन्यू टू हंट बट नियरर देयर विलेज। तो बैसाख में जो महिला थी वो क्या करती थी, वो जंगलों में आग लगा दिया करती थी, और जो उनके कूड़े जो पतवार वतवार सब थे उनको जला देते थे। और जो पुरुष थे वो क्या करते थे, वो शिकार का काम करते थे, लेकिन वो ज्यादा दूर शिकार के लिए नहीं जाते थे, आसपास ही अपने गाँव के शिकार करते थे। तो इस तरह इनका जीवन चलता था। अब देखते हैं दोस्तों, इस मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से जनजाति और कौन से आदिवासी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमें देखते हैं मैप के हिसाब से, ये नॉर्थ, डाउन साइड साउथ, ईस्ट, और ये वेस्ट दोस्तों। तो ये गदासिस थे, वे जो गुजार, ये कहाँ पे पाए जाते थे, नॉर्थ में पाए जाते थे। और जो ये नागा एवं थे, ये ईस्ट साइड में पाए जाते थे, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते थे दोस्तों। जैसे काशी, ये सब पाए जाते थे। और सारिया, भील, वन गुजार, ये कहाँ पे, वेस्ट में पाए जाते थे दोस्तों। और ये बंजारा जो सेंट्रल में पाया जाता था। संथाल, मुंडा, ये सब झारखंड के साइड में पाया जाता था, ये सब बिहार झारखंड के साइड में। और उसके बाद ये माला युरालार है, ये साउथ में पाया जाता था दोस्तों। बंजारा ये आपको राजस्थान, ये इस साइड में पाया जाता है दोस्तों। ये भील, ये सब नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये सब जगह जो एरिया थे जो यहाँ पे जनजाति आदिवासी पाए जाते थे दोस्तों। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा कि कौन से, जैसे कभी कभार एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, जैसे जो ट्राइबल ग्रुप है उनका नाम दिया जाता है, फिर लोकेशन पूछा जाता है कि कौन से जनजाति कहाँ से बिलोंग करते थे या किस एरिया, अपने हिंदुस्तान के किस एरिया में पाए जाते थे। तो ये हमें मैप के थ्रू समझना होगा, ताकि जिससे आसानी से हम इनके जगह को याद कर सकते हैं। इन जेठ sowing took place and hunting still went on। तो जेठ में जेठ जो इनका महीना होता था, इसमें क्या करते थे, जो बीजों को ये छिड़कते थे और शिकार भी करते थे इसमें। फ्रॉम आषाढ़ टू भादो द मेन मार्क वर्क इन द फील्ड। तो जो पुरुष थे वो भादो से लेके और आषाढ़ में ये क्या करते थे, फील्ड में काम करते थे दोस्तों। जो ये खेती बाड़ी था इनका, उसमें काम करते थे। इन कुआर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन्स वेर रिपन एंड कार्तिक कुंटी बिकम राइप। तो कुआर में क्या होता था, इनका जो पहला फ्रूट होता था, जो बीन्स होता था, वो पक जाता था। और कार्तिक में इनका कुंटी भी पक जाता था। कुंटी भी कोई फल होता होगा, तो वो भी पक जाता था दोस्तों। इन अगहन एवरी क्रॉप वाज रेडी एंड इन पूस विनिंग टू प्लेस। तो अगहन में जितने जो क्रॉप्स होते थे, जितने जो खेती किया गया रहता था, वो सब रेडी हो जाता था। और पूस में क्या करते थे, इनको काटते थे, पीटते थे, और इसको विनोइंग करके झाड़ झाड़ के साफ सफाई करके एक जगह ये इकट्ठा करते थे। पूस वाज आल्सो द टाइम फॉर डांसेस एंड मैरिज। पूस में ये क्या करते थे लोग, ये जनजाति लोग क्या करते थे, आदिवासी लोग, ये डांस भी करते थे और शादी का भी इनका सीजन हुआ करता था। इन माघ शिफ्ट वेयर मेड टू न्यू बेवार्स एंड हंटिंग गैदरिंग वाज द मेन सब्सिस्टेंट एक्टिविटी। माघ में ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और जो मेन इनका काम था दोस्तों, जो शिकार का, वो भी करते रहते थे। बेवार अ टर्म यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बेवार इसको इस शब्द को बोलते हैं, जिससे कि जो मध्य प्रदेश के जो आदिवासी थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते थे। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ। तो जो ट्राइबल समूह के जो सरदार थे, उनके बारे में क्या है, उनका क्या हुआ, उनके बारे में जानते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मेनी एरिया द ट्राइबल चीफ वेर इंपोर्टेंट पीपल। तो जो ब्रिटिश के लोग थे, उनके आने से पहले जो आदिवासी थे, जो
जनजाति थे, जो उनके सरदार थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था उनका दोस्तों ब्रिटिश आने से पहले। They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territory. और वो अपने आप में खुश रहते थे और उनके पास पैसे भी, आर्थिक स्थिति भी उनका सही होता था और उनके पास अधिकार होता था कि ताकि वो अपने क्षेत्र को अपने हिसाब से चला सके या उनको कंट्रोल करके रख सके। In some places they had their own police and decided on the local rules of the land and the forest management. और कुछ जो एरिया थे, जो कुछ क्षेत्र थे, उनमें उनका खुद का कानून व्यवस्था भी होता था दोस्तों, जिसमें कुछ पुलिस कार्य को दिया जाता था और उनका लोकल जो नियम कानून था उससे भी वो जंगलों को मैनेजमेंट करते थे। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या हुआ, इनका नियम बदल गया, जो इनके पावर थे वो भी खत्म हो गए, जो इनके सरदार थे, जो आदिवासी के सरदार थे, उनका भी नियम कानून सब चीज चेंज हो गया दोस्तों। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स। और फिर क्या होने लगा दोस्तों, जो इनके जमीनें थी उनका टाइटल चेंज कर दिया गया और इनसे रेंट भी लेना शुरू कर दिया गया दोस्तों। तो ये भी एक इमेज है दोस्तों, इससे भी देखते हैं उस टाइम। देखो ये जो जंगल के जो छोटे छोटे जो जमीनें हैं उन पे लोग कैसे खेती कर रहे हैं। ये शायद धान का बुआई हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दो महिलाएं जो धान का बुआई कर रही है, काट रही हैं, और इधर एक महिला ये भी इसी फील्ड में काम कर रही हैं। तो इस कंडीशन में था उस टाइम के जो किसान थे, जो आदिवासी थे, उनका कंडीशन ऐसे हुआ करता था दोस्तों। But they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. तो जब ब्रिटिश आ गए दोस्तों तो इनको बहुत ही परेशानी, इनका प्रॉब्लम बढ़ते चला गया और इनका जो कानूनी व्यवस्था था वो भी खत्म हो गया, जो इनके पावर थे उसको भी खत्म कर गया ब्रिटिश लोगों ने। और फिर जो जो ब्रिटिश राज्य में जो कानून बना तो ब्रिटिश लॉ इनको फॉलो करने के लिए बाध्य किया गया दोस्तों। They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. और इनको जो भेंट था वो भी ब्रिटिश को देना पड़ता था और जो इनके जो ट्राइबल के जो डिसिप्लिन थे उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता, किनके अधीन, ब्रिटिश लोगों के अधीन। तो इनको काफी प्रॉब्लम का, समस्या का सामना करना पड़ा दोस्तों जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए तब। व्हाट हैपेंड द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है उनको क्या क्या नुकसानें हुई उनके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तों, या उनका क्या हुआ उनके बारे में भी जानते हैं। द ब्रिटिश वेर अनकंफर्टेबल विथ ग्रुप्स। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे इनसे जो ब्रिटिश के थे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे, उनको आराम इनसे नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था दोस्तों, उसका रीजन है क्योंकि ये एक जगह पे रह के खेती बाड़ी नहीं करते थे, कुछ समय के लिए एक जगह खेती करते थे फिर दूसरे जगह ये मूव कर जाते थे। तो इनसे ब्रिटिश को क्या नुकसान होता था, ये इनसे प्रॉपर टैक्स वसूली नहीं कर पाते थे। तो ये सबसे बड़ा समस्या ब्रिटिश के लिए उस टाइम का ये हुआ करता था कि ये प्रॉपर उन पे नियम कानून नहीं लगा पा रहे थे और रेवेन्यू भी या टैक्स जो था वो कलेक्शन नहीं हो पा रहा था इनसे। तो ब्रिटिश को ज्यादा दिक्कत था जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे उनसे। Who moved about and did not have a fixed home. They wanted tribal group to settle down and become a peasant cultivator. तो अंग्रेज क्या चाहते थे, जो ब्रिटिश क्या चाहते थे कि वो एक जगह पे सेटल हो जाए और एक ही जगह पे अपना किसानी का काम या खेती बाड़ी करे। सेटल पेजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। तो जो एक जगह रहते थे उनको आसानी से ये लोग कंट्रोल कर पा रहे थे और उनको नियम कानून फिक्स कर देते थे, लेकिन जो एक जगह से दूसरे जगह आते थे उनके लिए दिक्कत हो जाता था दोस्त। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। तो जो वन विभाग का जो नियम लगा, जो कानून लगा, तो उनसे क्या क्या नुकसान देखने को मिला उनके बारे में जानते हैं। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो जो आदिवासी थे, जो जनजाति थे दोस्तों, इनका जीवन तो डायरेक्टली कनेक्शन था किससे,
जंगलों से, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, जंगलों से वो खाते थे पीते थे, वहां से शिकार करते थे, इनका लाइफ डायरेक्टली कनेक्टेड था किससे? जंगलों से। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन अ ट्राइबल लिव्स। तो जब ये ना वन जो वन कानून लाए ब्रिटिश द्वारा, तो ये डायरेक्टली किसको हानि पहुंचा? जो आदिवासी थे उनको। The British extended their control over all forest and declared that forests were state property। और इन्होंने क्या क्या कहा? तो जो ये नियम लाए, जो कानून बनाया, जो ब्रिटिश वाले ने कानून बनाया वन के लिए, जो जंगलों के लिए इन्होंने नियम बनाया, तो इनमें क्या किया? सारे जो जंगल थे इनके अंडर में आ गए, और उनमें और ये इन्होंने घोषित किया कि जो ये जंगले हैं, जो वन है, ये स्टेट जो राज्य का प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। और जो कुछ जंगल, जो कुछ वन था, उसको रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से घोषित कर दिया गया। फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। तो जो जंगलों में जो टिम्बर जो उगता था दोस्तों, ये क्या, ये इसको अंग्रेज अपने अंडर नियंत्रण में लेना चाहते थे। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट और हंट। और अब जब ये नियम लग गया था दोस्तों, तो इनमें तो जो आदिवासी थे इनको बहुत ही बड़ा समस्या होने लगा, क्योंकि अब इसमें ये नियम था कि आप जंगलों में फ्रीली नहीं घूम सकते हैं, जो झूम कल्टीवेशन है वो नहीं कर सकते हैं, और जो फ्रूट्स है या जो बहुत सी चीजें उसमें से निकल रहा है, जो वन से प्रोड्यूस हो रहा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही आप शिकार कर सकते हैं। तो इससे डायरेक्टली प्रभावित कौन हुए? जो आदिवासी थे वो। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem। लेकिन जब इन्होंने आदिवासियों को रोका जंगलों में रहने से, तो डायरेक्ट समस्या आदिवासियों को होने लगा। From where would the forest department gets its labor to cut trees for railway sleeper and transport logs। तो दिक्कत तो आदिवासी की है, लेकिन इनको भी दिक्कत होने लगा, जो ब्रिटिश के थे इनको, क्योंकि इनको तो लेबर चाहिए, इनको काम कराना होता था, तो लेबर चाहिए, और जो लेबर क्लास के लोग थे वो सब जनजाति और आदिवासी हुआ करते थे उस टाइम। तो फिर क्या किया, देखते हैं अपने नियमों में क्या चेंजेस इन्होंने लाया। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स सम small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide a labor to the forest department and to look after the forest। तो इन्होंने अपने नियमों में क्या चेंजेस किया दोस्तों? इन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, जो झूम कल्टीवेटर, जो झूम का जो खेती, जो किसानी है, वो छोटे से जमीनों के टुकड़े पे जंगलों में खेती करे, उसका इन्होंने इजाजत दे दिया। और उसके साथ साथ इन्होंने एक और कंडीशन लगाया कि अगर इनको अगर लेबर चाहिए तो ये इनको लेबर दे, ताकि वो इनका जो जो काम हो वो आराम से करा सके। जब जाके इनको अनुमति दिया गया कि आप जंगलों में रह सकते हैं और खेती बाड़ी कर सकते हैं। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। लेकिन जो बहुत से जो आदिवासी थे उन्होंने इसके विरुद्ध भी खड़ा हुआ दोस्तों, जो ये नियम बनाए उसके विरुद्ध। दे डिसओबे द न्यू रूल्स। और उन्होंने जो नए नियम थे उसको नकारा। कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर इलीगल। और वो जो उनका जो काम था, जो शुरू से करते आ रहे थे, जो करते चले गए, जो कि गैर कानूनी काम होने लगा ब्रिटिशों के हिसाब से। एंड एट दैट टाइम रोज ओपन रिबिलियन। और उस टाइम क्या हुआ, विद्रोही जो थे वो ओपनली चैलेंज करने लगे। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ संगमा इन 1906 इन असम। और इसी विरुद्ध में जो संग्राम हुआ वो कब हुआ दोस्तों? 1906 में असम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। और जो जंगल का जो सत्याग्रह जो 1930 में हुआ वो सेंट्रल क्षेत्र में हुआ दोस्तों। कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948। जो कोल माइनर थे, तो बड़े बड़े जो सुरंगों में जो काम करते थे, जो लेबर थे, जो बिहार के जो कोल माइनर्स थे 1948 में, उनके बारे में थोड़ा दोस्तों चर्चा करते हैं। इन द 1920 अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स इन द झरिया एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वेर ट्राइबल्स।
तो 1920 से लेके 1920 में दोस्तों लगभग 50% जो कोल माइनर थे झरिया में रानीगंज के, वो कहाँ के थे? बिहार के थे, और जो के सब आदिवासी थे, जनजाति थे। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटेड माइंस was not only back breaking and dangerous, it was often literally killing। तो जो ये नीचे जमीनों के नीचे जाके काम करते थे, जो कोल्स, जो काले काले जो कोयले थे, उनके अंदर जाके ये काम करते, तो उनमें क्या होता था? सफोकेशन होता था, दम घुटता था, बहुत से लेबर मर जाते थे दोस्तों। और ये एक बहुत खतरनाक काम हुआ करता, जानलेवा हुआ करता था दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि क्या स्थिति है। देखो जो ये काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में आप देख सकते हैं, जैसे ये कोल खुदाई करके निकालते हैं, और ये जो एक जो व्यक्ति हैं जो कोल्स लेके जा रहे हैं। ये स्थिति था जो उस टाइम के जो लेबर थे। इन द 1920 ओवर 20,000 वर्कर्स डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइंस इन इंडिया। तो ये बहुत ही बड़ा डेटा दे रखा है दोस्तों कि 1920 में दोस्तों लगभग 2000 से ज्यादा वर्कर हर साल मर जाते थे, ये जो कोल माइंस का काम थे इससे दोस्तों। क्योंकि बहुत नीचे सतह पे काम जाता था लेबर, और जिससे सफोकेशन होता था, वो सांस ढंग से नहीं ले पाता था, और वो दम घुट के मर जाता था दोस्तों। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा was born in the mid 1870s, the son of poor father. He grew up around the forest of Bhonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the coal अखाड़ा। तो जो बिरसा मुंडा था, ये दोस्तों 1870 के करीब में इसका जन्म होता है, और ये एक छोटे गरीब परिवार के लड़के होता है। और जब ये बड़ा होता है दोस्तों, तो ये बोहोंडा जो फॉरेस्ट होता है, उसी में ये जो इनके भेड़ बकरी चरा के और जो बांसुरी बजा के डांसिंग करके अखाड़ा था, उसमें अपना जीवन यापन कर रहा था। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन गरीबी के कारण, जो इनके पिताजी ने गरीबी महसूस किया, इनके कारण एक जगह से दूसरे जगह ये लोग मूव करते थे, लुकिंग फॉर वर्क, और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे दोस्तों। एज एन एडोलेसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सिरदार्स सरदार्स लीडर ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो हुआ क्या दोस्तों, तो उस टाइम जो बिरसा थे वो किशोरावस्था में थे, और उन्होंने कहानी सुना कि मुंडा जो आएगा, जो एक लीडर के रूप में आएगा और हमारे कम्युनिटी को बचाएगा और विद्रोह करके उसको सेव करेगा। दे टॉक ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडा हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दिकोस। और वो ये कहानियां सुनाते थे कि एक ऐसा गोल्डन एज था जिसमें मुंडा, जो बाहर के जो दिकुश, वो लोग बाहर के लोगों को बोलते थे, जो दिकुश थे, उनसे जो इनको ऑपरेशन दमन हो रहा है उससे निजात दिलवाएगा। एंड said there would be a time when the ancestral right to a community would be resorted. They saw themselves as the descendant of the original settlers of the region fighting for their land। तो जो कम्युनिटी था, वो क्या करते थे, अपने आप को, जो उनके पूर्वज थे उन्हीं का ये वंशज थे दोस्तों, और इसी क्षेत्र में ये अपने जमीनों के लिए लड़ाई करते थे, मुल्क की लड़ाई, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड ऑफ टू विन बैक देयर किंगडम, और अपने जो राज्य था उसको पाने के लिए वो युद्ध करते थे दोस्तों, जो ये आदिवासी थे लोग। इन 1895 बिरसा और हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरीज पास्ट। तो 1895 होता क्या है दोस्तों, तो जो बिरसा है वो अपने जो अनुयायी थे उनको बोलता है कि हम फिर से अपना जो पुरानी जो ग्लोरियस पास्ट है उसको हम फिर से ला सकते हैं। ही टॉक टू गोल्डन एज, और जो हमारी गोल्डन एज है उसको हम फिर से एस्टैब्लिश करते हैं। अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ,
जो सतयुग, जो उसमें सच्चाई का जो ट्रूथ है उसको हम ला सकते हैं। When Munda lived a good life, constructed embankments, tapped natural spring, planted tree and orchards practices। तो उसमें क्या होता था, जो नेचुरल स्प्रिंग था, प्लांटेड जो प्लांट जो ट्री होता था, ऑर्चर्ड था, उसको प्रैक्टिस किया जाता था दोस्तों। कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, दे डिड नॉट किल brethren and relatives, they live honesty। Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields। तो जो बिरसा थे वो क्या चाहते थे कि युद्ध ना हो और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको ना मारे। और बिरसा का सोच क्या था, बिरसा चाहते थे कि ये फिर से अपने फील्ड पे काम करे और अपने जगह पे सेटल हो जाए और अपना फील्ड पे ये किसानी का काम करे, खेती बाड़ी करे। As the movement spread, the British officer decided to act. They arrested Birsa in 1895। लेकिन जब ये विद्रोह बढ़ते चला गया दोस्तों, तो ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे उन्होंने डिसाइडेड क्या किया, डिसाइडेड एक एक्ट पासित किया और बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया दोस्तों। और इनको क्या किया, इनको जो राइटिंग जो उग्रवादी का जो इन पे मुकदमा लगा के इनको जेल कर दिया 2 साल के लिए दोस्तों। When Birsa was released in 1897, he began tutoring the village to gather support। लेकिन बिरसा ने फिर 2 साल बाद जब जेल से छूटे तो फिर भी इन्होंने नहीं अपना हार माना, फिर ये गांवों के लोगों को सपोर्ट इकट्ठा करने में लगा। He used traditional symbols and languages to rouse people, urging them destroy Ravana। और ये जो इनका पारंपरिक जो सिंबल था, जो भाषा था, उसको इस्तेमाल करते पीपल को, जो लोग थे उनको कहते थे कि जो द्विकुश है, जो बाहर के हैं, जो यूरोपियन है, उनको खत्म करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। एंड एस्टैब्लिश किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, और राज्य को अपने अंदर अपने लीडरशिप में एस्टैब्लिश करना है। बिरसा फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ द दिकू एंड यूरोपियन पावर। तो बिरसा के जो अनुयायी थे वो क्या करते थे, वो टारगेट करते थे जो यूरोपियन, जो ब्रिटिश के थे, उनके जो सिंबल, जो चिन्ह होते थे, उसको बर्बाद करते थे। दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेस एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर। और ये क्या करते थे, ये अटैक करते थे जो पुलिस स्टेशन था उस पे आक्रमण करते थे, और जो चर्चेस हुआ करता उसका, और जो मनी लेंडर का जो प्रॉपर्टी था, जो दोनों पे जो पैसे देते थे उनके जो प्रॉपर्टी को नुकसान करते थे, और जमींदार के। दे रेज्ड वाइल्ड फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। और ये अपना एक झंडा फहराते थे कि ये बिरसा राज का सिंबल है या फ्लैग है। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड मूवमेंट फ्लडेड आउट। तो 1900 में क्या होता है दोस्तों, बिरसा का मृत्यु हो जाता है और कोलेरा के कारण, और फिर जो इनका विद्रोह होता है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। तो यहीं पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको क्लियरली समझ आया होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन किया गया है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जब तक टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बिल्कुल फ्रीली आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, उसका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा दोस्तों। टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोस्तों।